आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात अमेरिका जापान सिक्योरिटी रिलेशंस और भारत के सरोकार की। जी हां, हाल ही में अमेरिका और जापान ने अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन के नए फेज नई शक्ल देते हुए जापानी सैटेलाइट्स के प्रोटेक्शन, टोक्यो को लॉन्ग रेंज अपग्रेडेड मिसाइल से लैस करने और चीन की हर तरह की फौजी तैयारी का मुकम्मल तौर पर मुकाबला करने के लिए जापान में अमेरिकी मरीन फोर्सेस को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के बदलते हुए वर्ल्ड सिनेरियो में अमेरिका और जापान के सिक्योरिटी कोऑपरेशन को रिन्यू करने के क्या मायने हैं। आने वाले दिनों में इसका जियोपॉलिटिक्स पर, पूरे साउथ एशिया पर और सबसे अहम कि इंडिया पर क्या सरोकार होगा। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जाने माने एक्सपर्ट और प्रोफेसर एमिरेटिस प्रोफेसर एस.डी. मुनी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर राम सिंह। हम आप तीनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सबसे पहले मुनी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि करंट सिनेरियो में जो चैलेंजेस हैं इंडिया के, ऑब्वियसली हम नेबर्स को लेके तो चैलेंजेस देख ही रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल सीन में और इस करंट सिचुएशन को देखते हुए आप इंडिया के लिए क्या चीजों को चैलेंजेस मानते हैं इस वक्त? देखिए, चैलेंज जो हो रहा है वो सारा इंडो पैसिफिक रीजन में फ्लूइडिटी से है। दूसरा जो जनरल यादव ने पहले बताया कि अमेरिका और रूस के बीच में हम लोग समझ रहे हैं कि पुरानी कोल्ड वॉर जैसी स्थिति आ रही है, पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन का कैरेक्टर अलग है, लेकिन कई सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो कोल्ड वॉर की तरह उभर रहे हैं, जिसमें जापान, अमेरिका और यूरोप एक तरफ, रूस और चीन दूसरी तरफ। आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा और राइवलरी दोनों में बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह के माहौल में भारत को क्या करना चाहिए, या जो सैनिक डायमेंशन है, पहले ये भी मैं बता दूं कि यूएस और जापान की जो अभी बातचीत हुई है, मिलिट्री अलायंस तो उनकी बहुत पुरानी है। उसके 2-3-4 स्पेसिफिक पहलू है। पहला पहलू तो है स्पेस का, कि अगर स्पेस से अटैक हुआ, अगर चीन ने कुछ ऐसा किया साइबर अटैक वगैरह को लेकर, तो दोनों देश साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। दूसरा उसमें यह भी है कि ओकिनावा और जो लॉजिस्टिक एक्सेस अमेरिका की जापान में थी, उस पर बहुत सारे सवाल उठते थे। जापानियों का नेशनलिज्म ने चैलेंज किया कि हमको नहीं चाहिए अमेरिका ओकिनावा में बैठे। उस सब को लेकर और मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स को लेकर उसमें समझौता हुआ है कि अब कोई आपस में हमारे मतभेद नहीं रहेगा उसमें। तीसरी बात यह है कि जापान और दूसरे देशों से, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन इंडिया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जो अमेरिका का है उसमें इंडिया को बहुत अहमियत दी गई है, इंडिया उसमें आएगा। और चौथा उनका डिफेंस और रिसर्च के मामले में भी कोऑपरेशन है। तो इस तरह की जो बातचीत हुई है उसमें भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका के साथ भी और जापान के साथ भी हमारे सामरिक संबंध, हमारे आर्थिक संबंध, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बहुत क्लोज हैं। और इसीलिए जैसा आपने ठीक सवाल उठाया था, क्वाड का क्वेश्चन उठाया, लेकिन जो चुनौती है हमारे सामने कि चीन को कैसे रोका जाए, और इस क्षेत्र की जो व्यवस्था है बनी हुई, जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि सारे क्षेत्र को स्टेबल कैसे रखा जाए। दूसरी ये भी चुनौती है कि विश्व में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, उसको कैसे ब्रिज किया जाए। और इसीलिए देखिए, हमारे विदेश मंत्री के बहुत सारे ऐसे बयानात हैं
कि हम ना किसी से कंटेस्ट करेंगे ना कन्फ्रंट करेंगे, हमको कंसेंसस डेवलप करना है राष्ट्रों के बीच आपस में, और उस कंसेंसस डेवलप करने की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम एक कैंप की तरफ झुक के ना जाए, हम दोनों के बीच में समन्वय लाने की कोशिश करें, दोनों के बीच में समझौता, दोनों को टेबल पे बिठाएं कि बातचीत कीजिए, उससे उसका हल निकालिए, अब आपस में कंपटीशन और राइवलरी से ना कीजिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है G20 को लेके जो हम बातचीत कर रहे हैं आज तक। SCO तो छोटा है उस मामले में, लेकिन सारा प्रश्न ये है कि विश्व की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं भारत वो करेगा। बिल्कुल, तो अहम सवाल जो आपने अभी यहाँ उठाया कि भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए। जनरल यादव, मिलिट्री लेवल पे भारत को क्या करना चाहिए, मिलिट्री इम्पैक्ट्स और मिलिट्री रेपरकशंस और मिलिट्री चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त? देखिए, हमारी जो मिलिट्री की प्रॉब्लम्स हैं वो पहाड़ी इलाकों में है, माउंटेन्स में है, हाई एल्टीट्यूड के अंदर है, और हमारी एक सामरिक कमी जो हमारे फौज के अंदर है वो है हमारे पास माउंटेन्स के अंदर कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है, जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम है। एक तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ समुद्र के इलाके के अंदर हमारी जो इंडियन नेवी है उसकी जो क्षमता है हमको उसको काफ़ी आगे बढ़ाना है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जिस प्रकार से ये पूरी उथल पुथल पूरे विश्व में जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो रही है, जिस पे हमारी इकॉनमी का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उसलिए हमारी नेवल पावर है वो काफ़ी सुदृढ़ होनी चाहिए, और इट शुड बिकम ए ब्लू वाटर नेवी। उसका मतलब ये है कि हमारी जो रीच है और हमारी जो क्षमता है पावर प्रोजेक्शन की वो अभी के स्तर से काफ़ी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये काम मीन्स ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमको प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग मेरे ख्याल से चल भी रही है। इसमें समय लगेगा, और ये इसमें काफ़ी बजटरी एलोकेशंस की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका आपने जो सवाल किया उसका एक सिंपल आंसर ये है, हमको अपनी सुरक्षा पद्धति जो है उसको और भी ज़्यादा सुदृढ़ करना होगा आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, ताकि हमारी इकॉनमी आगे बढ़े, हमारी सामरिक शक्ति है वो आगे बढ़े, राजनीतिक दबदबा और हमारा जो सम्मान होना चाहिए पूरे विश्व में वो भी आगे बढ़े, तभी भारत देश आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल। एंड प्रोफेसर राम सिंह, मिलिट्री चैलेंजेस की बात हुई, जियोपॉलिटिकल लेवल पे इंडिया के करंट चैलेंजेस क्या हैं ये बात हुई, लेकिन इस जो ट्रीटी की, अगर हम स्पेसिफिकली इस ट्रीटी की बात करें तो इकोनॉमिकली किस तरह से असर आप देखते हैं? हमारे चैलेंजेस भी हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, लेकिन जो मुझे आप सभी से बात करके समझ आया है वो ये है कि इस ट्रीटी से इंडिया को एक तरह से फायदा है, इकोनॉमिकली भी फायदा है, खास तौर पर तब जब हम एक नॉन अलाइड स्टैंस लेते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमें इससे फायदा ही फायदा है। जब यूएस और जापान के बीच में सहयोग बढ़ेगा, डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम और जापान, भारत और जापान एक फ्री ट्रेड पार्टनर है, हमारा उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट। जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसको मैं कुछ अगर एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँ, भारत और जापान ने यह तय किया है कि वो अभी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन में आ चुकी है। 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में भारत और जापान अपने रिसोर्सेज को, जिसमें कि मनी रिसोर्सेज और मैन पावर रिसोर्सेज दोनों को पूल करेंगे, और 6th टेक्नोलॉजी में चाइना को एप आउट करेंगे। एक एग्जाम्पल। इसी प्रकार से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, आपको हम सब लोग जानते हैं भारत के पास क्रैमजेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। जब ये सहयोग उन दो देशों के बीच में बढ़ेगा, उसके साथ साथ डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की कंपनियों को, भारत के रक्षा के जो हमारे पार्टनर्स हैं या जो हमारे यहाँ उद्यम हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हम लोग नए तरीके की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसमें नए आयामों को छू सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बात की कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में जापान हमसे कई गुना आगे है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है, और हम उनसे इस चीज का फायदा ले सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो अपने पार्टनर के थ्रू एक टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन होगा। सेकंड,
इन्वेस्टमेंट, भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि भारत के पास लैंड और लेबर की कोई कमी नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है, उसमें लेबर बहुत बड़ी है, हमारे पास जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जब जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा बहुत सारे क्षेत्रों में, क्योंकि जब ये सब नए क्षेत्र जब डेवलप होंगे जापान में, तो भारत को इससे चाहिए होगा। तीसरा इसमें जो खास बात है, जापान अपनी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो कोविड के बाद से चाइना से कम कर रहा है और निरंतर, और उन्होंने अपनी कंपनियों को कुछ सॉफ्ट्स भी दिए। उन्होंने लगभग 100 बिलियन या 150 बिलियन के आसपास पैसा अलग से रखा है, वहां की सरकार ने बजट किया है कि जो कंपनियां चाइना के अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भारत को उन्होंने मुख्य रूप से रखा है। अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जापानी कंपनियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो अगर जापान से भारत में इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल नो हाउ, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नो हाउ, जैसे कि हमें बुलेट ट्रेन जापान से मिली है, मेट्रो ट्रेन का जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमें जापान से मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उनको डेवलप करने में। तो जब दो राष्ट्रों में सहयोग बढ़ेगा, उसका एक, मैंने आपसे कहा, बटरफ्लाई इफेक्ट, भारत को निश्चित रूप से उससे फायदा मिलना ही मिलना है। और जापान के और भारत के जो इंटरेस्ट है शुरू से वो एक अलाइन हो रहे हैं, उनके अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कन्वर्जेंस है, क्योंकि एनिमी एक है, चाइना के प्रभुत्व को कम करना। जैसे मैंने कहा कि अर्थशास्त्र में ये बताया जाता है आज से नहीं, हजारों साल पहले से, कि जिससे जो आपका दुश्मन है, जिससे उसकी सीमा, वो आपका नेचुरल एलाई हो जाएगा। तो जहां एलाई से मतलब हमारा साझेदारी से है, क्योंकि हम एलाई में बिलीव नहीं करते। देयर इज नो टर्म कॉल्ड एलाई इन इंडिया जो है फॉरेन पॉलिसी, हमारे यहाँ कोई एलाई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम साझेदार मानते हैं और उस साझेदारी का हम निरंतर फायदा इन सभी क्षेत्रों में लेते रहेंगे। बिल्कुल, ये हुई इकोनॉमी की बात। फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं हम। एसडी मुनी साहब, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हाल ही में हुआ था, इससे पहले हम क्वाड और आसियान की बात कर रहे थे। किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आप देखते हैं, क्योंकि इंडिया की पोजीशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है जब दो इस तरह के बड़े नेशंस के बीच में इस तरह का ट्रेड आता है, जहां अगेन इंडिया एलाय तो नहीं है किसी का, लेकिन फ्रेंड है सबका। तो उसमें आप कैसे देखते हैं इंडिया की पोजीशन को, और क्वाड और आसियान और इस सब को मद्देनजर रखते हुए ओवरव्यू? ओवरव्यू में यही है कि ट्रेड भी बढ़ेगा, जैसी बात सिंह साहब ने अभी करी है आपके सामने, कि जापान और भारत का व्यापार बढ़ रहा है, भारत और अमेरिका का व्यापार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करने के एक ग्रुप बनाया है और एक ऐसा डिसीजन लिया गया है कि किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस होने चाहिए। जापान अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इस टॉक्स के बाद में, जैसे यादव साहब ने कहा, 2% बढ़ाने वाला है, और तो वो खरीद फरोख्त करेगा वहाँ पर। क्या भारत अपने मेक इन इंडिया को लेकर या जो डिफेंस प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरना चाहता है एक क्षेत्र में, क्या उसका फायदा उठा सकेगा? एक अपॉर्चुनिटी आती है। उसके साथ साथ व्यापार को खुला रखने के लिए जो कुछ भी करना है, मैंने कहा आपसे पहले कि अंडमान निकोबार को हमें डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और भारत और चीन भी अपनी तरफ से मैरीटाइम सिल्क रोड बना के कहीं न कहीं अपना दबदबा लाना चाहता है। तो देखना पड़ेगा कि उससे जो सप्लाई चेन्स हैं वो तो नहीं इफेक्ट हो रही हैं। कई सारी कंपनीज, अगर अभी भी जापान की इंटरडिपेंडेंस है चीन के साथ में बहुत सारी, अगर देखिए ये एक ऐसी स्थिति है इस क्षेत्र में जहां आर्थिक दृष्टिकोण से हर देश चीन से जुड़ा हुआ है और सामरिक दृष्टिकोण से हर देश को चीन से परेशानी है। ये इस तरह की जो स्थिति है, उससे उसका क्या हल होना चाहिए, ये चीन को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो देशों को एलिनेट कर रहा है, देशों को नाराज कर रहा है और उनके लिए खामखाम सुरक्षा की स्थिति बना रहा है। तो व्यापार जो हो रहा है, हमारा 40% इंडो पैसिफिक क्षेत्र से व्यापार होता है, बढ़ गया है, पहले बहुत कम था इस क्षेत्र में। तो हमें उस व्यापार की भी सुरक्षा करनी है, जो जापान के साथ भी है, रूस के साथ भी है। रूस के साथ जो व्यापार होता है वो साउथ चाइना सी और मलाका स्ट्रेट से होकर आ रहा है। अमेरिका के साथ भी पैसिफिक रूट से बहुत सारा
सामान भेजा जा सकता है। तो जो व्यापार हमारा बढ़ रहा है उसमें सुरक्षा की कड़ी बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि यूरोप के साथ साथ जापान और अमेरिका के साथ हमारे व्यापार बढ़ेंगे। और जो जापान और अमेरिका में अभी बातचीत को आगे बढ़ा है, देखिए अलायंस तो उनकी बहुत पुरानी है, इस अलायंस को अपग्रेड किया गया, कोई नई नहीं बनाई गई है उसमें। और वो अपग्रेड करने का जो क्षेत्रीय प्रभाव होगा उसमें कुछ अवसर निकलेंगे और उन अवसर का भारत को चाहिए कि फायदा उठाए। उसमें कई स्थितियां ऐसी भी आएगी जिसमें भारत पर दबाव पड़ेगा कि मिलिटरीली आप और नजदीक जाइए इन देशों के। तो वो एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने कि उसका सामना कैसे करेंगे, जबकि हमें भी अपनी सुरक्षा को बरकरार रखना है। बिल्कुल। और एक बार फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जो जनरल यादव मैं आपके साथ आगे बढ़ाना चाहूंगी। जब भी ऐसे कोई ट्रीटीज होते हैं, ऐसे कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, तो खास तौर पे आज के समय में जब प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार ये कॉल लिया है कि अब वो समय नहीं रहा है जहां ट्रेडिशनल वॉर्स होते हैं, हम एंटर करना भी नहीं चाहते कोई ट्रेडिशनल वॉर। ऐसे में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर होता है, खास तौर पर मिलिट्री पर। जब दो देशों के अच्छे रिलेशंस बनते हैं जिससे इंडिया को फायदा होता है डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, जैसे हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, ऐसे में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है मिलिट्री का और जो रिलेशंस हैं इंडिया चाइना के, चाइना पे भी शायद अब दबाव इस चीज का पड़े क्योंकि इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, जापान के साथ पुराने रिलेशंस हैं। आप इसको इस तरह से देखते हैं? क्या मैं सही कह रही हूँ अपनी बात? देखिए, ये हमारा जो डिस्कशन है ये चाइना सेंट्रिक है अभी। तो देखते चाइना क्या करना चाह रहा है। चाइना इज ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर टू देयर बेनिफिट, और उसके लिए वो सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल करने में उनको कोई भी झिझक नहीं है। ये चीज़ इंडो पैसिफिक में दिखाई पड़ रही है, ये चीज़ हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर दिखाई पड़ रही है। ऐसी हालत के अंदर क्या किया जाए? आज की तारीख में जो लड़ाई है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर जो कन्वेंशनल लड़ाई है उसके अलावा बहुत नए नए पहलू हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है एक बहुत बड़ा पहलू है, साइबर वॉरफेयर है इसके अंदर, इसके अलावा स्पेस वॉरफेयर है, और साथ के साथ अपनी हार्ड पावर के अलावा सॉफ्ट पावर जो देशों की है वो भी इसके अंदर आता है। आपकी डिप्लोमेटिक आपकी जो इक्वेशंस है दूसरे देशों के साथ वो भी इसके अंदर आती है, क्योंकि कोई भी देश ग्लोबलाइज्ड विलेज के अंदर ऐसा नहीं है कि हम अपने आप ही अपना काम चला लेंगे। सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमीज आपस में उनकी लिंकेजेस हैं। तो चाइना जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बड़े सही तरीके से चलाता है, हर प्रकार से वो आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहता है। अभी जो लद्दाख में हो रहा है वो पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। उन्होंने अपनी फौज लाके हमारे सामने बिठा दी है, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि जो वो चाहते हैं वो चीज़ हम पॉलिटिकली मान लें। तो ये जो सिलसिला है हाइब्रिड वॉरफेयर का ये चलता रहेगा। हमको चाहिए कि हम भी अपनी हाइब्रिड वॉरफेयर की जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज़ जो हैं उनको हम बढ़ाएं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी साइबर कैपेबिलिटी जो है उसको हम बढ़ाएं, स्पेस कैपेबिलिटी को हम अपनी बढ़ाएं, अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसका बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल करके चाइना के अगेंस्ट उसका हम डायरेक्शन दें, ताकि चाइना के जो वी मस्ट एक्सपोज चाइनीज ब्लफ इन फ्रंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हमको नई नई तरीके से तैयारियां करनी होगी, नई उसकी चुनौतियां हैं और उसके अंदर काफ़ी काम चल भी रहा है। एंड आई एम श्योर अब इन टाइम्स टू कम वी विल बी द विनर। बिल्कुल, और काफ़ी चुनौतियां हैं बट वी विल कम आउट एज अ विनर, ये होप हम सबको है। G20 की भी प्रेसिडेंसी एक खास फोकस है इस वक्त प्रोफेसर सिंह, उसको कैसे आप देखते हैं? क्या उसमें लगता है कि इन तरह के ट्रेड से, इस तरह के सिचुएशन से उस पर भी फर्क पड़ेगा? वी विल कम आउट एज स्ट्रॉन्गर, बेटर, मोर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल बिल्कुल। भारत ने, बल्कि भारत के विदेश मंत्री ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिपक्ष बन रहा है उसमें अगर यूनाइटेड नेशंस को मजबूत नहीं किया गया, अगर उसमें भारत के हकों को सुनिश्चित नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में ये निश्चित है कि G20 यूनाइटेड नेशंस को भी रिप्लेस कर सकता है। G20 बहुत बड़ा फोरम है और बहुआयामी फोरम है। इसमें
देखा जाए तो दुनिया की मेजॉरिटी लगभग 75 मोर देन 70-80% जो है जीडीपी के कंट्री इसमें शामिल हो जाते हैं। ट्रेड में देखा जाए तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा बड़ा है। स्वाभाविक रूप में जब भारत के पास इसकी होगी, भारत के 3-4 जो हमारी सभ्यता रही है वसुधैव कुटुंबकम, पहला शांति, दूसरा अहिंसा, तीसरा स्थिरता और उसके साथ साथ फिर व्यापार, और ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। देश तभी समृद्ध हो सकता है, और भारत जैसा देश तो शुरू से जैसे इस बात का पैगाम लेकर दुनिया में रहा है कि जब तक शांति और स्थिरता स्थापित नहीं होगी, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान, समन्वय, संवाद और एक दूसरे के प्रति जैसे जो संबंधों का आदान प्रदान नहीं होगा, व्यापारिक संबंध आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में G20 एक बहुत बड़ा जो है भूमिका निभा सकता है। और अगर इस एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैं एक खास बात ये कहना चाहूंगा कि इस एग्रीमेंट में समथिंग विच वी आर मिसिंग, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा एक व्यापक, जिसको बहुत ज्यादा मीडिया ने कवर नहीं किया है, जापान न्यूक्लियर एनर्जी का री एक्सप्लॉयटेशन, अपने महाव्रत को तोड़ते हुए उन्होंने कहा देखिए 2011 तक जापान की टोटल एनर्जी मिक्स में लगभग 30% जो था न्यूक्लियर एनर्जी थी। 90% जापान की एनर्जी इंपोर्ट होती है। भारत की स्थिति सेम है, जापान और भारत लगभग सेम स्थिति में, हम भी लगभग 90% अपने रिसोर्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत अच्छा लेवरेज किया, लेकिन उन्होंने एक व्रत लिया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। उस महाव्रत को उन्होंने तोड़ा है। उनकी नई न्यूक्लियर जो एनर्जी पॉलिसी आई है 2022 दिसंबर में वो आई है, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस परसेंटेज को अभी 3% पे इसको बढ़ा के 22% पे ले जाएंगे। उसमें जो सिक्योरिटी क्लॉजेज हैं और उसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है यूएसए से, अगर वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारत के ज्यादातर रिएक्टर अभी तक रशिया ने सेटअप करे हैं, आने वाले दिनों में इसको हम अपनी नेट जीरो एमिशन, जो हमारी जो कहते हैं ना एमिशन न्यूट्रलिटी 2070 तक भारत सरकार ने निश्चित की है, उसके लिए अगर हम एनर्जी रिसोर्सेस को, न्यूक्लियर एनर्जी को टैप करेंगे तो भारत में एनर्जी की कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट्स कम होंगे और उससे आर्थिक जो हमारी समृद्धि है, संपन्नता है, लोगों के जो विकसित विकास की जो गति है उसको धार देने में हमें और ज्यादा सहयोग मिलेगा और उसमें जापान एक नेचुरल पार्टनर हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रोफेसर मुनि, आपसे मैं एक ओवरव्यू, एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। जापान अमेरिका टाइज और इंडियन कंसर्न्स, इंडियन इम्पैक्ट और इंडिया के लिए चैलेंजेस। देखिए, मैं कहूंगा कि अभी ये टाइज अनफोल्ड हो रही हैं, अभी उभर रही हैं, सामने आ रही है हमारे। हमें इनका बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। उसमें कई सारे इम्प्लीकेशंस ऐसे होंगे जो हमारे लिए अवसर प्रदान करेंगे, कई सारे इम्प्लीकेशंस ऐसे होंगे जो हमारे लिए दुविधा प्रदान करेंगे कि हमें डायलेमा होगा कि हम क्या करें, किधर जाएं, किधर नहीं जाएं। चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ट्रेड और इकोनॉमिक मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी भी देखिए, कोई भी मुल्क बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। सामान बेचता है जो नया टेक्नोलॉजी का है कि आप इसको खरीदिए, ले लीजिए हमसे। तो हमें ये पहली बात ये है कि हमें इसका पूरा मूल्यांकन करना चाहिए कि जो अमेरिका और जापान की सिक्योरिटी रिलेशनशिप, अलायंस रिलेशनशिप, जिसमें इकोनॉमी शामिल है। देखिए, जो बातचीत हुई है उनकी सिर्फ सिक्योरिटी पे नहीं हुई है। हम लोग सिक्योरिटी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जापान और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस पे भी बहुत गहरी बातचीत इसी समय हुई है जब सिक्योरिटी की बातचीत हुई है। तो उसका मूल्यांकन करके ये पता लगाना चाहिए कि कौन से क्षेत्र हैं जहां हम आगे बढ़े और उनके साथ मिल जाएं, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमें अपनी स्थिति को वैसे की वैसे बनाए रखना है और ये देखना है कि हम दुनिया में बड़ी भूमिका ले सके। पूरी तरह से हम जैसा बात किए हैं कि एलआई बनकर उभर नहीं आए, ऐसे नहीं हो कि भारत अमेरिका का और जापान का नया एलआई हो गया है, चाहे मिलिट्री का मामला हो चाहे और किसी मामला हो। व्यापार के मामले में भी हमने बहुत सारे रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसमें नहीं गए हम, क्योंकि उससे हमको फायदा नहीं है। जनरल यादव, आपसे भी मैं एक ओवरव्यू लेना चाहूंगी जाते जाते कि क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं। तीनों पहलू हैं, ऑब्वियसली अभी हमें अनफोल्ड होते हुए इसको देखना पड़ेगा, जैसे कि प्रोफेसर मुनि बता रहे हैं, तो टू अर्ली टू कंक्लूड, बट आपका एक ओवरव्यू क्या रहेगा? देखिए, जो बेसिक
चीज़ जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक पावर इम्बैलेंस जो पैदा हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, इस एग्रीमेंट के बाद आशा है कि वो जो इम्बैलेंस है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। और जब स्टेबिलिटी आएगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी आगे बढ़ेगी और हमको बाकी क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी में और दूसरे क्षेत्रों में भी हमको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब के साथ पूरा सहमत हूँ कि ये इतना जल्दी इसके ऊपर कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है। हमको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर हमको न्यूट्रल रहना है और कहाँ पर किसी प्रकार का वो सामरिक अगर दबाव है उसको किस प्रकार से उसको हैंडल करना है। इस प्रकार से तो इट्स ए मिक्स्ड बैग एज ऑफ नाउ। बहुत ज़्यादा चेंज होने की और बड़ी जल्दी के टाइम के अंदर होने की कोई ज़्यादा आशा नहीं है, लेकिन एक प्रकार का ये सिंबॉलिक वो है कि हाँ, चीज़ें थोड़े से सही रास्ते के ऊपर शायद चलने लगे। बिल्कुल। और इसी के साथ प्रोफेसर सिंह, आपसे भी एक क्विक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगी। यस, जब कोई साझेदारी होती है उसमें कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों होते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं प्रोफेसर मुनीर के साथ और लेफ्टिनेंट जनरल यादव के साथ सहमत हूं कि हमें यह देखना है कि हमें किन क्षेत्रों में कम्पीट करना है और अपने हितों की रक्षा करनी है। साथ साथ कोऑपरेशन के क्या नए आयाम हो सकते हैं। हम जो अभी तक जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे यही कह सकते हैं कि जापान एक हमारा बहुत ही मूल्यवान सहयोगी रहा है, अमेरिका से भी ज़्यादा सहयोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ जापान ने नहीं लगाई हैं। जब उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया तो उसमें उन्होंने एक साझेदारी या एक जो सम्मान या एक जो उसमें समन्वय है उसको उन्होंने स्थापित किया है। तो मैं इससे आशावादी तो हुई हूँ, लेकिन साथ साथ भारत को कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों चीजें, कहाँ हम कम्पीट करेंगे, कहाँ कोऑपरेट करेंगे, यह हमें निश्चित करना है एक सॉवरेन राष्ट्र के रूप में। इसी के साथ थैंक यू। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प बातचीत के लिए। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम